वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक आयरिश पोइट यानी विलियम बटलर येट्स की जो पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द सेकंड कमिंग यानी दूसरी आमद या आमद सानिया। ये पोइम 1919 में लिखी गई और 1920 में ये पब्लिश हुई और बाद 1921 में ये पोइम माइकल रॉबर्टिस एंड द डांसर में शामिल हो गई। इस पोइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जब पोइट ने ये पोइम लिखी उस वक़्त 4 मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुए थे। एक तो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार थी जो कि 1914 से लेके 1980 तक चली। उसके बाद ब्लैक एंड टैन्स है जो कि 1919 में हुआ। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन है जो कि 1917 से लेके 1923 तक चलता रहा। इसके साथ साथ इस पोइम को 1918 और 1919 में एक फ्लू पेंडेमिक से भी एसोसिएट किया जाता है जिसमें इसकी अपनी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी वो भी इफ़ेक्ट हो गई। ये पोइम 2 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइंस पर कंसिस्टेड है और सेकंड स्टेंजा 14 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 22। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है टर्निंग एंड टर्निंग, बार बार घूमता जा रहा है इन द वाइडनिंग जायर। वाइडनिंग वसी होता हुआ और जायर का मतलब है चक्कर, भंवर या दायरा। बार बार घूमने के अमल से वो भंवर, चक्कर या दायरा वुसअत इख्तियार करता जा रहा है या वुसअत पजीर हो रहा है या उसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। द फाल्कन यानी बाज कैन नॉट हीयर, नहीं सुन सकता द फाल्कनर अपने शिकारी की बात को। यानी पॉइंट कहना ये चाहता है कि दुनिया का जो मरकज़ है, दुनिया उससे घूमते घूमते बहुत दूर निकल गई है और इतनी दूर निकल गई है कि अब उस दुनिया को कंट्रोल करना इसके मरकज़ के बस में नहीं रहा। और इस दुनिया का मरकज़ कौन है? वो जीसस क्राइस्ट है जो कि इस पूरी दुनिया को अपने गिर्द घुमा रहे थे। लेकिन अब दुनिया इस हद तक एडवांस हो गई है कि दुनिया का चक्कर जो है वो उनके कंट्रोल में नहीं रहा। फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जिस तरह से एक बाज अपने शिकारी की बात को नहीं सुनता, इसी तरह से दुनिया अब जीसस क्राइस्ट के बताए हुए रास्तों से बहुत दूर निकल गई है। इसका चक्कर इतना वसी हो गया है कि अब ये अपने मरकज़ से मुकम्मल तौर पर कट गई है। थिंग्स फॉल अपार्ट, और तमाम चीज़ें बिखर गई हैं, चीज़ें मुंतशिर हो गई हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और मरकज़ अब अपनी गिरफ्त खो चुका है। मरकज़ की अब गिरफ्त नहीं रही। मियर अनार्की इज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, अब महज तवाइफुल मलूकी या लॉलेसनेस, लाकानूनियत ही है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रही है। यानी पूरी दुनिया पर तवाइफुल मलूकी का राज है और मरकज़ अब अपनी गिरफ्त खो चुका है। द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज, और खून की जो लहर है वो ढीली पड़ गई है। यानी हर तरफ खून ही खून है, कत्लो गारत करी है। एंड एवरीवेयर, और हर तरफ द सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब है तौर तरीक़ा या रसूम व रवाज, ज़ाहरदारी। यानी तौर तरीक़े ऑफ इनोसेंस, मासूमियत के, इज़ ड्राउंड, अब वो डूब गए हैं, यानी मस्क हो गए हैं, मद्दम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इस दुनिया से मासूमियत के तौर तरीक़े या इस दुनिया से मासूमियत के रसूम व रवाज मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं, इस सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। द बेस्ट, वो लोग जो बेहतरीन थे, लैक ऑल कन्विक्शन, उनमें कन्विक्शन यानी पुख्ता इरादा, पुख्ता ईमान और एतक़ाद, उनमें मुकम्मल तौर पर एतक़ाद और अक़ीदे की कमी देखने को मिलती है। बेहतरीन लोगों में बदअक़ीदगी सरायत पजीर है। वाइल, जबकि द वर्स्ट, वो लोग जो बदतरीन हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट यानी जज्बाती, इंटेंसिटी यानी शिद्दत, और जो बदतरीन लोग हैं वो जज्बाती शिद्दत से भरे हुए हैं, वो जज्बाती शिद्दत से शराबूर हैं या शराब हैं। इन हालात के पेश नज़र
वो सेकंड स्टैंजा में कहता है श्योरली यकीनन सम रेवल्यूशन इज़ एट हैंड, कोई वही आने वाली है। रेवल्यूशन यानी वही, खुदा का पैगाम। अब कोई वही या खुदा का पैगाम आने वाला है। श्योरली यकीनन द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, यकीनन अब आमद सानिया यानी जीसस क्राइस्ट की दूसरी आमद बिल्कुल करीब आ पहुँची है, वो भी नज़दीक ही है। द सेकंड कमिंग, वो आमद सानिया या वो जीसस क्राइस्ट की दूसरी आमद हार्डली बमुश्किल ही आर दोज़ वर्ड्स आउट, इससे पहले बमुश्किल ही किसी ने ये अल्फाज कहे थे। यानी इससे पहले दुनिया के हालात इस हद तक बुरे नहीं हुए थे, इस हद तक बेकाबू नहीं हुए थे, इसलिए किसी के जहन में जीसस क्राइस्ट की दोबारा आमद का तसव्वुर भी नहीं आया था। लेकिन अब दुनिया के हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि अब जीसस क्राइस्ट की सेकंड कमिंग मुतवक्की है। व्हेन, जब, अ वास्ट इमेज, एक वसी तसव्वुर या एक वसी तस्वीर, ऑफ आ स्पिरिटस मुंडी। स्पिरिटस मुंडी का मतलब है कि जो कुछ इंसानी तारीख़ में हो चुका है और जो कुछ होने वाला है, ये सब कुछ उसमें स्टोर्ड है, उसमें महफूज है। यानी द स्पिरिट, आउटलुक, पॉइंट ऑफ व्यू और सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये स्पिरिटस मुंडी है। यानी इसमें तमाम चीज़ें, आर्ट, कल्चर, स्कल्पचर, हिस्ट्री, ये तमाम चीज़ें महफूज हैं। इसलिए पोइट ने कहा है व्हेन आ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी, यानी उस स्पिरिटस मुंडी से, उस ह्यूमन हिस्ट्री से, उस इंसानी तारीख़ से एक जब वसी तस्वीर निकलेगी, ट्रबल्स माई साइट, तो वो मेरी आँखों को, मेरे नज़ारे को तकलीफ़ दे साबित होती है, वो मेरे नज़ारे के लिए तकलीफ़ दे साबित होगी। समवेयर इन द सैंड्स ऑफ द डेज़र्ट, दूर दराज सहराओं की रेत से वो चीज़ आएगी। वो कौन सी चीज़ है? अ शेप, वो एक ऐसी शक्ल है विद लाइन बॉडी, जिसकी शेर की जिसामत है, एंड द हेड ऑफ अ मैन, और इंसान का सर है। यानी वो एक स्फिंक्स का जिक्र कर रहा है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में से एक स्फिंक्स आएगी जिसकी शेप तो लाइन जैसी होगी, लेकिन उसका ह्यूमन हेड होगा, इंसानी सर होगा, और उसकी तमाम जो बॉडी है, उसका जो पूरा जिस्म है वो शेर की मानद है, और वो तपते हुए सहराओं की रेत से नमूदार होगी और हमारे नज़ारे को वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी। और ये वसी तस्वीर है जो कि स्पिरिटस मुंडी से ज़ाहिर होगी। अ गेज़, एक घूरती हुई, ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब है खाली, यानी जज्बात से आरी, बिल्कुल रूथलेस, बिल्कुल इमोशनलेस एंड पिटीलेस और बेरहम एज़ द सन, सूरज की तरह। और वो जो स्फिंक्स होगी वो सूरज की तरह बेरहम होगी और उसकी घूरती हुई आँखें बिल्कुल जज्बात से आरी होंगी। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाइज़, अब वो अपने आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए रानों के बल चलती हुई आ रही है, यानी रेंगती हुई आ रही है। वाइल, जबकि ऑल अबाउट इट, इसके मतलब जितना भी कुछ है, रील शैडोज़ ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, यानी रील शैडोज़, मुंडलाते हुए साए हैं, ऑफ इंडिग्नेंट यानी बेरहम गज़बनाक किस्म के, डेजर्ट बर्ड्स, सहराई परिंदों के। उस जो स्फिंक्स है वो रेंगती हुई अपने घुटनों के बल आगे को बढ़ती हुई आ रही है, और उसके मतलब सिर्फ़ यही मालूम है कि उसके इर्द गिर्द गज़बनाक और बेरहम परिंदों के साए मुंडला रहे हैं, यानी वो उनकी प्रोटेक्शन में आ रही है। द डार्कनेस, और तारीकी, ड्रॉप्स अगेन, दोबारा फिर छा जाएगी, उसके आने से एक और तारीकी छा जाएगी। बट नाउ, मगर अब, आई नो, मैं जानता हूँ, द 20 सेंचुरीज़ ऑफ स्टोनी स्लीप, के 20 सदियों तक हम लोग पुख्ता नींद में, स्टोनी स्लीप यानी पुख्ता नींद में सोए रहे हैं, ख्वाब गफलत के मज़े लेते रहे हैं। वर वैक्स्ड, और अब ये चीज़ हिला देगी। वैक्स का मतलब है झुलाना, हल्का सा हरकत दे देना, खलल डालना किसी में। टू नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब है डरावना ख्वाब। और अब जो चीज़ें हम लोग जो कि 20 सदियों तक ख्वाब गफलत के मज़े लूट रहे थे, अब वो स्फिंक्स आएगी और खलल डाल देगी टू नाइटमेयर, उस डरावने ख्वाब में।
बाय रॉकिंग क्रेडल, वो झूला जो कि झूल रहा था। इसके दो मीनिंग्स हैं। पहला तो ये है कि पूरी की पूरी इंसानियत 20 सदियों तक ख्वाब गफलत के मज़े ले रही थी, इसलिए स्फिंक्स आके उनके डरौने ख्वाब की शक्ल में उनके झूले को हिलाएगी और पूरी इंसानियत को बेदार कर देगी। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जीसस क्राइस्ट को भी एक रॉकिंग क्रेडल में लटाया गया था और ये स्फिंक्स आके जीसस क्राइस्ट को जगाएगी कि आप आएँ और आके जिस तरह पहले आपने पूरी की पूरी इंसानियत को बचाया था, यानी उनके तमाम गुनाहों की कंपनसेशन के लिए ख़ुद को पेश कर दिया था, ख़ुद को क्रूसीफाई करवा लिया था, लेकिन पूरी इंसानियत के गुनाहों को कंपनसेट कर लिया था, उनका मदावा कर दिया था। तो आप दोबारा अपने झूले से जागें और पूरी इंसानियत को दोबारा से बचाएं। एक इसका ये मीनिंग है और दूसरा मीनिंग ये है कि वो स्फिंक्स अब पूरी इंसानियत को भी जगा देगी। एंड और व्हाट रफ बीस्ट, वो कैसा खुरदरा सा, नाहमवार और भद्दा सा बीस्ट यानी एक दरिंदा होगा। वो जो स्फिंक्स आ रही है वो एक भद्दा और नाहमवार किस्म का दरिंदा है। इट्स आर कम राउंड एट लास्ट, आखिरकार उसका वक्त फिर आ जाएगा। स्लाउचिस, वो रेंगता हुआ भद्दी सी चाल चलता हुआ, घुटनों के बल झुका हुआ, टुवर्ड्स बैथलहम, बैथलहम की जानिब जा रहा है, टू बी बॉर्न, जहाँ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। अब वो दो काम करेगा, या तो वो जाके वहाँ ख़ुद दोबारा पैदा हो कि पूरी इंसानियत पर मज़ीद जुल्म को बढ़ा देगा, या वो जीसस क्राइस्ट को इस बात पर अर्ज करेगा, उन्हें अक्साएगा कि वो दोबारा बैतलहम से पैदा हों और पूरी की पूरी इंसानियत को इस जुल्म व सितम से बचा लें और पूरी की पूरी इंसानियत को दोबारा अच्छाई और नेकी की तरफ गामज़न कर दें। ये दोनों बातें हो सकती हैं। इस पोएम का इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम इस पोएम का मीटर देखेंगे। इस पोएम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, लेकिन ये एक लूज़ मीटर है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5 से 7 तक अगर हम देखें तो ये तीनों लाइंस दा से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 और 10 को अगर हम देखें तो ये दोनों लाइंस श्योरली से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 15 ये दोनों लाइंस आ से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी का मतलब है एंडिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ पर इख्तिताम पजीर होना। जैसा कि लाइन नंबर 9 और 10 ये दोनों लाइंस एट हैंड के वर्ड्स पर एंड हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में फाल्कन और फाल्कनर ये दोनों एफ लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 7 में वाइल, वर्स्ट। लाइन नंबर 13 में साइट, समवेयर, सैंड्स। लाइन नंबर 18 डार्कनेस, ड्रॉप। लाइन नंबर 19 में स्टोनी, स्लीप। लाइन नंबर 21 में रफ, राउंड। लाइन नंबर 22 में बैथलहम, बी बॉर्न। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है एंडिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ पर इख्तिताम पजीर होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में टर्निंग और वाइडनिंग ये दोनों वर्ड्स ING के लेटर्स पर इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 में हियर और फाल्कनर दोनों R लेटर पर एंड हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में अपार्ट, कैन नॉट। लाइन नंबर 4 में लूज्ड, वर्ल्ड। लाइन नंबर 5 में ब्लड, डीम्ड, लूज्ड। लाइन नंबर 7 में बेस्ट, वर्स्ट। लाइन नंबर 10 में सेकंड हैंड। लाइन नंबर 12 में वास्ट, आउट। लाइन नंबर 13 में साइट, डेजर्ट। लाइन नंबर 14 में लाइन, मैन। लाइन नंबर 17 में इंडिग्नेंट, डेजर्ट। लाइन नंबर 18 में नाउ और
नो। लाइन नंबर 19 में 20 स्टोनी। लाइन नंबर 21 में व्हाट बीस्ट लास्ट। लाइन नंबर 22 में स्लाउचिस और टूवर्ड्स। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खूबियों की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना या मुकाबला करना। जैसा कि लाइन नंबर 15 में वो कहता है अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, कि वो जो स्फिंक्स है उसकी नज़र बिल्कुल बेरहम होगी और इसी तरह से वो बेरहम होगी जिस तरह के एक सहरा में धूप होती है, यानी उसकी बेरहम नज़र को वो सहरा की तपती हुई धूप की बेरहमी से कंपेयर कर रहा है। तो इस तरह से ये एक सिमिली है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर एक चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि फ़र्स्ट 2 लाइन्स में वो कह रहा है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जाइट द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, यानी फाल्कनर से मुराद जीसस क्राइस्ट हैं और फाल्कन से मुराद ये पूरी की पूरी ह्यूमन बींग्स हैं, पूरी की पूरी इंसानियत है, कि पूरी की पूरी इंसानियत जीसस क्राइस्ट के बस से बाहर है, उनकी बात को वो नहीं सुन रही। इस तरह से जो ज़मीन है इसका जो जायर है, यानी इसकी जो भंवर या दायरा है, ये भी अब अपने मरकज़ के काबू में नहीं रहा। तो जीसस क्राइस्ट जो है उनके मेटाफर के तौर पे उसने फाल्कनर का वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में वो कहता है द ब्लड डिम्ड टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर, यानी ब्लड टाइड का मतलब है खून की लहर। इससे मुराद ब्लड शेड कत्लो गारतगरी और वॉर्स की तरफ इशारा है और रेवोल्यूशंस की तरफ इशारा है कि जिनमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुई। तो इसलिए उसने जो रशियन रेवोल्यूशन है, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, उसके लिए उसने ब्लड का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में वो कहता है श्योरली सम रेवोल्यूशन इज़ एट हैंड, यकीनन कोई वही आने ही वाली है। अब रेवोल्यूशन से मुराद कौन है? जीसस क्राइस्ट पर नाज़िल होने वाली वही। तो इसका मतलब है कि अब जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, तो जीसस क्राइस्ट के लिए उसने रेवोल्यूशन का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक मेटाफर है। उसके बाद लाइन नंबर 21 और 22 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है एंड वट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बोर्न। अब इसमें उसने कहा है कि वो जो बीस्ट है, जो खुरदरे जिसामत वाली एक बीस्ट है, एक दरिंदा है, उसका वक्त आने ही वाला है और वो बेथलेहम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है पैदा होने के लिए। अब बेथलेहम जो है ये एक मेटाफर है एक ऐसी जगह का जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की बर्थ हुई थी। तब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के लिए उसने बेथलेहम का वर्ड यूज़ किया है जो कि एक मेटाफर है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानों की खसूसियात बेजान चीज़ों को दे देना। जैसा कि लाइन नंबर 6 में वो कहता है द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड, यानी मासूमियत के रसूम और रवाज मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। अब ड्राउन यानी डूबना, ये जानदार के डूबने को ड्राउन कहते हैं और बेजान चीज़ के डूबने को सिंक कहते हैं, लेकिन पोइट ने यहाँ पर ड्राउन का वर्ड यूज़ किया है, यानी जानदार चीज़ का डूबना। तो ये वर्ड पोइट ने सेरेमनी ऑफ इनोसेंस के लिए यूज़ किया है, जबकि ये एक ह्यूमन वर्ड है, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होना चाहिए। तो इस तरह से ये एक पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। अगर हम इस पॉइंट की लाइन नंबर 5 को देखें तो इसमें वो कहता है द ब्लड डीम टाइड इज़ लॉस्ट, यानी ये जो खून की लहर है वो हर तरफ फैल गई है एंड एवरीवेयर, और हर तरफ। अब हर तरफ क्या हो रहा है वो लाइन नंबर 6 में बताएगा। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउन, यानी मासूमियत की जो रस्म व रवाज हैं वो मुकम्मल तौर पर नापैद हो गए हैं, सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। उसके बाद लाइन नंबर 7 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट, यानी जो बेहतरीन लोग हैं उनमें अकीदे की कमी है, जबकि जो बदतरीन लोग हैं अब वो उनमें क्या है, वो नेक्स्ट यानी लाइन नंबर 8 में कहता है आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो जज्बाती शिद्दत का शिकार है। उसके बाद लाइन नंबर 11 को अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी,
यानी स्पिरिटस मुंडी में से एक वसी तस्वीर निकलेगी। ट्रबल्स माई साइट, वो क्या करेगी, वो नेक्स्ट लाइन में कहता है ट्रबल्स माई साइट, वो मेरी आँखों को तकलीफ़ देगी। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेज़र्ट, यानी जो दूर दराज के सहरा हैं उनकी रेत में से कहीं किसी जगह पर। अब उसकी रेत में किसी जगह पर क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में कहता है अ शीप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, वो शेर की जसामत और इंसानी सर लिए हुए नमूदार होगी। नेक्स्ट इस पोइम की लाइन नंबर 18 भी एक रन ऑन लाइन है। इसमें भी एंजॉयमेंट का यूज़ किया गया है, जिसमें वो कहता है द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और तारीकी दोबारा छा जाएगी, बट नाउ, मगर अब आई नो, मैं जानता हूँ। अब वो क्या चीज़ जानता है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 19 में कहता है दैट 20 सेंचुरीज़ ऑफ स्टोनी स्लीप, यानी मैं उस 20 सदियों की पुख्ता नींद के बारे में जानता हूँ। इसके बाद पोइट ने इस पोइम में इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इमेजरी का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करे, जैसा कि वाइडनिंग, जायर, फाल्कन, फाल्कनर, द ब्लड डिम्ड टाइट, स्पिरिटस मुंडी, डेजर्ट, अ शेप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, सन, इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स, रॉकिंग क्रेडल, बीस्ट, बेथलेहम। ये तमाम वर्ड्स हैं जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करते हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है दो अपोजिट बातों का कहना, जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 में कहता है द बेस्ट लैक ऑफ कन्विक्शन, जो अच्छे लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, उनमें अकीदे की कमी है। वाई द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो बदतरीन लोग हैं उनमें जज्बाती शिद्दत पाई जाती है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है श्योरली यकीनन द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड, दूसरी आमद मतवक्के है। यानी क्रिश्चियनिटी में उनका एक बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट उस वक्त दुनिया में आएंगे जब हर तरफ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद लाइन नंबर 12 में वो कहता है व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मुंडी। अब स्पिरिटस मुंडी भी उसने एक रेफरेंस यूज़ किया है, एक एलुजन है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री को शो करता है। इसके बाद है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है कि किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी तारीफ़ करने के लिए किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मुबालगाराई से काम लेना, इसे हाइपरबॉल कहते हैं। इस पोइम में किसी भी लाइन को देख लें, तमाम लाइंस के अंदर पोइट ने बहुत ज़्यादा हाइपरबॉल का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा मुबालगाराई इस्तेमाल की है। अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डिक्लाइन को शो किया गया है कि जीसस क्राइस्ट के बस से अब ये पूरी दुनिया बाहर है। जो अच्छे लोग हैं उनमें अकीदे की कमी है, और जो बुरे लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदअकीदगी पाई जाती है और जज्बात की शिद्दत पाई जाती है। और जीसस क्राइस्ट के अब ये कंट्रोल में नहीं रही, अनारकी हर तरफ फैल गई है। इसके बाद पॉलिटिकल पावर का इसमें बताया गया है कि अब अनारकी फैलने की वजह से पॉलिटिकल पावर जो है वो भी अपना असर खोती जा रही है। इसके बाद अनारकी का जिक्र है कि इसमें तवाइफुल मलूकी है। इसके बाद प्रेडिक्शन की है कि अब सेकंड कमिंग आने वाली है, रिवोल्यूशन आने वाली है। या तो जीसस क्राइस्ट खुद आएंगे, या अगर वो खुद नहीं आए तो वो जो स्फिंक्स है या तो वो उन्हें जगाएगी कि वो दोबारा पैदा हों। अगर ऐसा नहीं है तो वो स्फिंक्स खुद से आएगी और पूरी दुनिया के हालात को मज़ीद ख़राब कर देगी। इसके साथ साथ इस पोइम में ग्लोबल इश्यूज़ का भी जिक्र किया गया है कि पूरी दुनिया के इस वक्त क्या हालात हैं, और अगर यही हालात रहे तो आने वाले ज़माने में इस दुनिया के साथ क्या हो सकता है। ये तमाम बातों का इस पोइम में जिक्र किया गया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।